भीख मांगेगा भीख। एक सपने की यात्रा। आशिया आपको ये कहता है कि आपके अंदर एक सपना है, आपके अंदर एक सपना छुपा हुआ है। आशियाँ इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए, आप सबके लिए। सुबह नई है दिन नया, जी ले उसे जो है मिल गया। हिमांशु ने मुझे बोला यार शशांक एक गाना लिखना है, एक गाना लिखना है और अपने को एक मोटिवेशनल सॉन्ग लिखना है। तो हिमांशु जी आए मेरे घर पे, उनके साथ शशांक जी थे। तो शशांक जी ने अपने फ़ोन में लिरिक्स खोले गाने के। तो सबसे जो खास बात है उनकी वो ये है कि जो वो फील करते हैं और वो वही लिखते हैं, और जो उसको पढ़ने वाला या सुनने वाला होता है उसको भी एग्जैक्टली वही फील होता है जो फील करके उन्होंने वो लाइन लिखी। वही फील मुझे हुआ और उसी को फील करके मैंने म्यूज़िक दिया। सुबह नई है दिन नया, जी ले उसे जो है मिल गया। तो ये जब स्टार्टिंग की 2 लाइन शशांक जी ने मुझे सुनाई तो मुझे ये फील हो गया था। मैंने कहा कि इस गाने के अंदर गहराई बहुत ज़्यादा है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। लोहित का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब ये गाना बन के आया तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फर्स्ट डे हम स्टूडियो में आए, मैं यशवी से मिला तो बहुत ही सिंपल और सुलझे हुए आदमी लगे मुझे। बहुत सबसे ज़रूरी होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ स्टूडियो के ओनर की थोड़ी सी बॉन्डिंग बन जाना। ये भी सेम ही आएगा। ये जो है ब्रेक आ रहा है ना, जी के बाद डी के बीच में, ये इन कोड्स को तो थोड़ा वैसे चेंज करके बता सकते हैं क्या? ऊपर नीचे तो करके या नीचे जा रही है हल्की सी एक तो। अनिरुद्ध शर्मा, उन्हें मैं बहुत पहले जानता हूँ, शायद 4 साल। वो बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए सिंगर हैं। तो उनके बारे में मैंने हिमांशु जी को कहा था, मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं, इनको अपने को मौका देना चाहिए। लोहित से कनेक्टेड था। लोहित ने मुझे एक दिन उसके पास मिलने गया तो उसने बताया कि वो किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। मैंने उस प्रोजेक्ट के उस गाने के लिरिक्स सुने और उसने जो धुन बनाई थी वो भी बहुत इफेक्टिव थी। मेरे सबसे पहले उसी दौरान मैं आशिया से कनेक्ट हुआ। स्टूडियो में गाना मेरा ड्रीम था, एक्चुअल ड्रीम था। मैंने उस दिन से पहले स्टूडियो एक आध बार देखा था, बट स्टूडियो में गाने वाली फीलिंग मुझे चाहिए थी और मेरे को वो फीलिंग आशिया के थ्रू मिली। है दिन नया, जी ले उसे जो है मिल गया। तो योगेश वो पहला शख्स है जिसको मैंने अपॉइंट किया था। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं हिमांशु व्यास, वो मुझसे सोशली कनेक्टेड है। उन्होंने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा कि भाई हमारे दिमाग में ऐसा कुछ एक सॉन्ग है जो हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसे करके फिर आशिया की जर्नी शुरू हुई। योगेश जी व्यास हैं और अब फिलहाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उस टाइम मैं उनसे बहुत शायद पहली बार ही मिला था। धीरे धीरे उन्होंने मतलब प्रैक्टिस की, इतना रियाज किया कि फाइनली जब हमने गाना रिकॉर्ड किया तो मतलब उन्होंने ऐसा फील करवा दिया कि ये गाना सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। पहली बार जब मैं मिला था योगी से, अनिरुद्ध से, चूंकि दोनों सिंगर हैं हमारे गाने में, और बीइंग एज अ म्यूजिक कंपोजर लोहित को जो मैंने देखा था, तीनों को देखा था, तो मुझे लगता था यार ये बच्चे से 22, 23, 24 साल के लड़के हैं और पता नहीं जस्टिफाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बहुत आगे हम लोग एक साथ जा भी पाएंगे नहीं। पहली बार जब मैंने ट्रैक सुना तो मुझे लगा कि सही हाथों में है गाना। दरअसल जब ये आइडिया हमने स्टार्ट हुआ था तो मेरे माइंड में हर चीज धुंधली थी, मुझे कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही थी। स्टार्टिंग में जब मैं कुछ आइडिया सोच रहा था पिक्चराइजेशन के लिए, वो बहुत डिफरेंट आइडिया थे, शायद मेरे ख्याल में वो बहुत ही बचकाना आइडिया थे।
लेकिन जब गाना बन के आया, कंपोजिशन बनी, तो मेरे चीज़ें में मैंने थोड़ा और ज़्यादा गंभीरता से विचार करना शुरू किया, क्योंकि ये इंस्पायरेशनल सॉन्ग है, इसकी स्टोरी भी इंस्पायरेशनल होनी चाहिए। बीती थकानों पे माटी पोत के, गुजरी रातों की कंबल छोड़ के, बीती थकानों पे माटी पोत के, गुजरी रातों की कंबल छोड़ के। मैं और अनुराग पिछले लगभग 2 सालों से अच्छे दोस्त रहे हैं, और जैसा कि मेरा भी हमेशा इंटरेस्ट रहा है फिल्म मेकिंग का, और अनुराग का भी रहा है, तो ये जो हमारे थॉट्स मिलते थे, इस वजह से हम काफी अच्छे दोस्त बनते गए, और एक टाइम पे आने के बाद हमने डिसाइड किया कि कुछ काम किया जाए साथ में। मैं और हिमांशु जी 2013 में कैलेंडर शूट कर रहे थे। उन्होंने मुझे एज ए मॉडल सेलेक्ट किया था, तो उस टाइम से कुछ उनके प्लान चल रहे थे। शूटिंग वर्ड मेरे लिए हमेशा बहुत बड़ा वर्ड रहा है। हम सब बात कर रहे थे कि कल शूटिंग पे, वो बोल रहा था मैं तो 4 बजे पहुंच जाऊंगा, वो बोला मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। ऐसे करके हमारी 2-2:30 बजे तक कन्वर्सेशन चल रही थी पूरे ग्रुप की। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक व्हाट द हेल। 6 बजे, वो भी ठंड में। आई मीन गर्मियों में चलता है, आप रनिंग जॉगिंग एक्सरसाइज के लिए निकल सकते हो, बट सर्दियों में 6 बजे कौन बुलाता है। एक्चुअली 6 बजे बहुत अंधेरा था। हम लोग ने, जब मैंने और लोहित ने पर्सनली बात किया था, तो वी वर लाइक यार 6 बजे अपन उठ जाएंगे क्या। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि अगर हम चीखें तो हमारी आवाज़ यहाँ से वहाँ तक जाएगी। आई मीन दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, किसको देखे कहाँ जाए। तो फर्स्ट थॉट हम दोनों के दिमाग में यही है, लोहित ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ, ये जगह तो वही है ना। मैं उस दिन कैमरे में काम नहीं कर रहा था, एज ए एक्टर काम नहीं कर रहा था, मैं बिहाइंड द कैमरा काम कर रहा था। इमेजिन नहीं कर सकते कि यार जो मूवी में या किसी गाने में बंदा जो लीड रोल में है, वो आपके सामने रिफ्लेक्टर लेके यूं खड़ा है, कभी आपका पसीना पहुंच रहा है, कभी कह रहा है आपके जूते पे कुछ लग गया वो साफ कर देता हूँ, कभी आपके बाल बना रहा है। किसी को मतलब नाश्ते की जरूरत है, कुछ भी खाना है, तो वो भी मैं लेके आया जाके। बीच बीच में शशांक भी के जोक्स वगैरह से भी बूस्टअप होती रही एनर्जी। एक्शन। नाउ दिस टाइम फॉर कमर्शियल ब्रेक। मान गए किसको? आपकी पार्क की निडर और निर्मा सुपर दोनों को। साहिबान मेहरबान कदरदान, जमाना छान मारा है, दुनिया देखी वाली है, ना कोई शर्म है ना कोई गम से खाली, इसलिए हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान को सलाम। उसे जो है मिल गया, भूल जा जो है खो चुका, भूल ले तू फिर से आशिया। एक लास्ट सीन था जब हमें नीचे की तरफ जाना था और एंडिंग सीन था, तो उस सीन को मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है हमें। एक्चुअल में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मैं उनको फॉलो कर रहा था, बट समहाउ इट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो आई वाज नॉट दैट मच कंफर्टेबल। सो उन्होंने हमें चलने के लिए बोला और ही वाज सेइंग कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, डोंट स्टॉप। एंड आई वाज लाइक, मैंने पीछे मुड़ के देखा हूं कि पीछे मुड़ने से जस्ट पहले आवाज आई, अनिरुद्ध पीछे मत मुड़, चलते रहो। अरे ओ लाडो जीव तोरे। और जब हमारी शूटिंग चल रही थी तो एक एनर्जी, तो सुबह से हम शाम को लगे हुए थे, पूरे दिन हमने काम किया उस दिन लोकेशन पे, लेकिन हमें एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार थक रहे हैं ऐसा कुछ, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अंदर और इतनी ज़्यादा खुशी थी कि उसके चलते कुछ पता ही नहीं चला। देख बेटा, यहाँ आकर करेगा क्या तू? और मैंने सुना है कंपनी बहुत खुश है तेरे काम से, खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी अगर ऐसी फालतू बात दोबारा की तो। मैं और अनुराग कभी कभी नाटक देखने जाते हैं, और
टाउन हॉल में हम एक दिन लगता कि हाथी नाटक देख रहे थे। मेरा एक प्ले था और मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा वो दिन था मेरे पास, और हिमांशु उस वक्त वो मेरा कोई प्ले देखने आए होंगे। वहां पे मैंने एक एक्टर देखा, वो एक्टर एक्चुअल में बहुत डैशिंग, लेकिन वो जो प्ले कर रहा था उस कैरेक्टर को देख के मुझे वाकई में कन्हैया लाल की याद आ गई थी। मैंने शैलेंद्र जी को कॉल किया, मैं उनके ऑफिस गया, उनको मैंने अपना कॉन्सेप्ट समझाया, उन्होंने इमीडिएटली वेलकम किया। खाल उधेड़ दूंगा अगर ऐसी फालतू बात की दोबारा। पिताजी का रोल करना है तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार मैं अभी 30 का हूँ और मैं कैसे करूँगा ये। तेरे लिए लड़की उन्होंने कहा कि ये मुझ पे छोड़ दो, आप हाँ भर दीजिए। बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। पहले दिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो हिमांशु मेरा ही वेट कर रहे थे। जाते ही हिमांशु ने मुझे डायलॉग दे दिए और मैं जब डायलॉग अपने करके पूरे और जैसे ही शूट के लिए आया तो मैंने कहा भाई कहाँ है मेकअप मैन आपका जो मुझे वो गेटअप दे। फिर वो तो मेकअप मैन और कोई नहीं, हिमांशु जी खुद ही थे और डायरेक्टर तो थे ही, साथ में उन्होंने मेरा मेकअप भी उन्होंने ही किया, बता दूं आपको मैं। पर जब डायलॉग डिलीवरी मैंने रिटेक लिए 10 से 15 20 25 रिटेक लिए तो मुझे थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि कहीं मैं लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा पिताजी। तो मैंने हिमांशु से रिक्वेस्ट की थी, मैंने देखा और मुझे लगा कि वाकई मैं हूँ। कमाल है, मुझे तो कई दिन तक ये फील आती रही कि मैं 50 इयर्स का हूँ और अनुराग का पिताजी हूँ मैं। एक बार जब हम शूटिंग कर रहे थे, हमने साइकिल चाहिए थी हमको। मेरे पास भी साइकिल नहीं थी, हमारे टीम मेंबर के पास किसी के पास साइकिल नहीं थी। मेरे घर के पास में किसी लड़के से मैं साइकिल लेके आया, हमने यूज़ की तो वो बार बार पंचर हो रही थी, कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कभी मेरी हाइट कुछ ज़्यादा हो रही थी उस चीज़ से। तो वो साइकिल वाला जो पल था वो बड़ा शानदार था, उसमें हमने 4 दिन निकाल दिए थे मेरे हिसाब से उस साइकिल के चक्कर में। कभी उसकी चेन उतर रही है, कभी उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस जो लिया वो था कि यार मतलब कुछ भी है यार। टाउन हॉल में हम लास्ट शूट कर रहे थे और टाउन हॉल मेरा हमेशा से दूसरा कर रहा है और मेरी जर्नी टाउन हॉल से स्टार्ट हुई थी। और जब लास्ट सीन हमारा वहाँ शूट हो रहा था तो मैंने अनुराग को जब स्टेज पे देखा तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा प्रतिबिंब आज उसमें नज़र आया मुझे। और मैं थोड़ा सा मेरा सीन भी थोड़ा था वो भावुक सा था और मैं उसे देख के थोड़ा और भी भावुक हुआ। ओरिजिनल में थोड़ा सा भावुक हुआ अंदर से और ये मेरे उस सीन के लिए भी बेहतर रहा और देखते ही देखते वो सीन भी बहुत अच्छा बना। आज मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जो मैंने नहीं किया। मधुर मेरे कजिन है, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लिए हमेशा उन्होंने एक मार्गदर्शक की तरह काम किया है। हम जितना भी सोच रहे हैं, अगर एक अच्छा कैमरामैन हमारे पास नहीं है जो मेरे अंदर जो चल रहा है उसको पर्दे पे उस तरीके से दिखा सके, क्योंकि फोटोग्राफी थोड़ी बहुत मुझे भी आती है तो मुझे जनरली थोड़ा मालूम रहता है कि कौन बेहतर कर सकता है। मुझे पता था कि जो बेहतर कर सकता है वो मेरे घर में ही है। हिमांशु मेरे से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आशिया से जुड़ ही गया। मैं हमेशा उसे कहता हूँ तू कुछ करता कुछ नहीं है, रोज मेरे पास आता है, डिस्कस करता है। उस दिन वो आया और साथ में ऑडियो भी लेके आया आशिया का। जब मैंने ऑडियो सुना तब मुझे लगा कि नहीं, इस बार इसने कुछ किया है। नहीं तो हर बार ये सिर्फ बातें करता है, इस बार इसके पास कुछ है। क्या बताऊं, मतलब इतना ज्यादा सिंपल आदमी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। सही बता रहा हूँ यार, देखने वाला इरिटेट हो जाता है पर जो काम कर रहा है वो इरिटेट नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो बहुत ज्यादा अच्छे आदमी है वो यार। सिंप्लिसिटी अगर किसी को देखनी है और उसका काम देखना कि कितना बेस्ट हो सकता है तो शायद मधुर परफेक्ट एग्जांपल है।
और जब हमने शूटिंग स्टार्ट करी और मतलब मुझे अपनी सिनेमेटोग्राफी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्डअप हुआ और जब मैंने फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया, जब देखा जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है और जो टीम वर्क था वो सही में मतलब उसी के कारण ये सारा सब कुछ हो सका है। कुछ ट्रेन के सीन थे, शुरू में हिमांशु कह रहा था कि ये किस तरीके से करेंगे, लेकिन तब तक मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने उसको कहा ट्रेन कुछ नहीं, हम बहुत इजीली कर लेंगे। सुबह नई है दिन नया, जी ले उसे जो है मिल गया। अरे मैंने सबको जल्दी बुलाने के लिए किया था और आपको मूवमेंट लेना है, ठीक है? स्टार वाला दूर से लगना है, स्टार बजना है। तो हिमांशु के बारे में तो ज़्यादा बात करना अतिशयोक्ति अलंकार इस्तेमाल करने वाली बात हो जाएगी। हिमांशु जी को मैंने सबसे पहले जब देखा, उनके काम करने के तरीक़ों को देखा, उनके बात करने के तरीके को देखा, तो वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं और हिमांशु बचपन से साथ ही रहे हैं, हम दोनों के बीच में इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी शूट के दौरान, या मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये सीन थोड़ा सा गलत लग रहा है या मैं अपने तरीके से लेना चाहता हूँ, तो बहुत इजीली डिस्कस कर सकता था, उसको बता सकता था। लेकिन अगर उसको कुछ लगता था कि नहीं ये सीन ऐसे ही शूट करेंगे, तो वो भी मुझे उतनी इजीली कन्विंस कर सकता था। लोकेशन भी मुझे ही देख के आना था, सारी टीम को उस लोकेशन से इंट्रोड्यूस करवाना था और वहाँ पे लेके शूट करना था। मेरे लिए आप ये समझिए कि ये मोर देन एक डायरेक्शन से ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस था। हमने इंडोर शूट्स भी किए, हमने आउटडोर शूट्स भी किए, हमने अलग अलग लोकेशंस भी अरेंज किए, हमने 2 घरों में शूटिंग की, 2 अलग अलग जगह पे, और हमने कुछ सड़क केएम रोड पे भी हमने सीन शूट किए, हमने कुछ डेजर्ट में भी किए, तो आउटर साइड में भी हमने कुछ सड़कों पे चाय के ढाबों में भी सीन शूट किए। ये सारा एक्सपीरियंस बहुत रोमांचक एक्सपीरियंस था। अभी है ना हम यहाँ पे है ना सीन शूट कर रहे हैं। पोजीशन में आ जाओ सब, कपिल जी पोजीशन में आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। अपन क्या करने वाले इसके अंदर? लेकिन रहा नहीं चाहिए। बचपन से एक सपना पाना, उससे तो पूरा करूँगा। वो सपना तो गाँव जाके अगर आप बात करो क्रिएटिविटी की, तो पुनीत, शरद, ये 2 ऐसे बंदे हैं, इनके कैमरा स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी हैं इस एज में, इतनी ज्यादा समझ। मुझे नहीं लगता शायद यूथ जो आजकल DSLR लेके कहीं भी खड़े होकर लग जाते हैं, उनसे इनका दिमाग बहुत ज्यादा अलग है। शरद की फोटोग्राफी का तो क्या कहना, उनकी फोटोग्राफी की वजह से जो मार्केटिंग में हेल्प मिली हमारे गाने को, वो काबिल तारीफ है। और पुनीत ने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है, उन्होंने हिमांशु जी का जितना सपोर्ट किया शायद हम में से कोई भी उतना नहीं कर पाए। एक्चुअली आशिया फॉर मी इज पॉजिटिविटी। जिस दिन से आशिया से जुड़ा हूँ उस दिन से मेरी लाइफ चेंज हुई है, और ये एकदम फैक्ट है। हम चाहते हैं, हम चेंज चाहते हैं कि जो भी बंदा सुने अगले दिन से उसे ये लगे कि शायद हाँ, इस वीडियो में जो हुआ है या जो इस गाने में जो हो रहा है वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी आएगी, और वो पॉजिटिविटी मैं मेरी लाइफ में लाऊंगा। इट्स गोइंग टू बी बिग। इसको जितनी बार देखो उतनी बार कम है, ऐसी चीज़ निकल के सामने एक जो खुद से सरप्राइज हो जाते हैं ना कि अरे यार ये हमने किया, ये फीलिंग आती है इसको देखने के बाद। तो मेरे नज़र में आशिया बहुत कुछ नहीं, बहुत 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 ज़्यादा कुछ है। इसमें वो बात कही गई है जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन की फीलिंग्स है। इंसान खुश कहाँ रहता है? इंसान खुश वहाँ रहता है जो वो खुद चाहता है। आशिया आपको वो इंस्पिरेशन देता है, वो शक्ति देता है, वो ऊर्जा देता है जो हर शख्स कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहता है। आशिया मेरे लिए मेरे लाइफ की सबसे खूबसूरत इवेंट है। आशिया मेरे लिए एक सोच है, सोच जो पैदा हुई
रास्ते पे चली, आगे बढ़ी और साकार हो गई। तो मेरे लिए आशिया एक यात्रा है, ये एक गाना भर नहीं है, ये एक फिल्म भर नहीं है, ये एक सिर्फ कैमरे से शूट किया हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ये मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये आपके सपने को एक नई दिशा देने के लिए आया है। मैं ये कहूँगा कि ये यात्रा है और इसको देख के आप भी अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ले तू फिर से आशियाँ। एक दो तीन स्टार्ट।